किसी भी देश का संविधान, पता है, सिर्फ एक कानून की किताब नहीं होता। ये एक जिंदा दस्तावेज होता है, एक ऐसी कहानी जो देश के साथ साथ बदलती है, बड़ी होती है और समय की हर नई चुनौती का सामना करती है। तो आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे जरूरी, सबसे अहम संशोधनों की कहानी को समझेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई एक संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि समाज कभी एक जैसा नहीं रहता। समाज बदलता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं और इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए संविधान को भी बदलना ही पड़ता है। चलिए तो इस सफर की शुरुआत करते हैं आज़ादी के ठीक बाद के दौर से। 1950s और 60s का वो दशक, जब एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, उस वक्त की चुनौती कितनी बड़ी रही होगी। सैकड़ों रियासतें, हर किसी की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग संस्कृति, इन सबको एक साथ जोड़कर एक देश बनाना, बस यही शुरुआती संशोधनों का सबसे बड़ा मकसद था। तो सबसे पहला बड़ा कदम क्या था? वो था 1951 का पहला संशोधन। देखिए, आज़ादी के बाद देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने के लिए जमींदारी प्रथा को खत्म करना बहुत जरूरी था। लेकिन जमींदार इन कानूनों को बार बार अदालत में चुनौती दे रहे थे। इसलिए इस संशोधन ने भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को एक तरह की सुरक्षा दी, ताकि विकास का रास्ता साफ हो सके। अब यहाँ भारत का नक्शा बदलता हुआ दिखता है। आज़ादी के बाद राज्यों को ए, बी, सी, डी जैसी अजीब सी श्रेणियों में बांटा गया था। ये अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था थी। तो 1956 के 7वें संशोधन ने इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये भारत को एक करने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश थी। भारत की असली खूबसूरती तो उसकी विविधता में ही है ना? और हमारे संविधान ने इस बात को हमेशा पहचाना है। जैसे 13वें संशोधन ने नागालैंड की खास संस्कृति को सुरक्षा दी, तो वहीं 21वें संशोधन ने सिंधी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता देकर भाषाई विविधता का सम्मान किया। और अब हम कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर आते हैं, 70 का दशक। ये वो दौर था जब संसद और न्यायपालिका के बीच एक बड़ी खींचतान चल रही थी। सवाल एक ही था, देश में सर्वोच्च कौन है? इस पूरे संघर्ष की जड़ में सिर्फ एक सवाल था, क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान के उस हिस्से को भी बदल दे जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसकी शुरुआत हुई गोलकनाथ केस से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संसद की प्रतिक्रिया बहुत सीधी और साफ थी। 24वां संशोधन, इसके जरिए संसद ने कहा कि उसके पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी। और फिर आया 1976 का 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था और इसने संविधान में इतने बड़े बड़े बदलाव किए, जैसे प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ना और पहली बार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य तय करना, कि ये अपने आप में ही एक छोटा संविधान बन गया था। लेकिन लोकतंत्र में संतुलन बहुत जरूरी होता है। तो 1978 का 44वां संशोधन इसी संतुलन को वापस लाने की एक कोशिश थी। इसने 42वें संशोधन के कुछ सबसे विवादित नियमों को बदला। जैसे पहले आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था। इस संशोधन ने इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मतलब अब इमरजेंसी लगाना बहुत मुश्किल था। ये लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत अहम कदम था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं 80 और 90 के दशक में। इस दौर में ध्यान इस बात पर था कि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत, स्थिर और आम लोगों के करीब कैसे लाया जाए। इस दौर की दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, वो आया राम गया राम वाली राजनीति, मतलब दल बदल। नेता चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं। और दूसरी चुनौती थी शासन को दिल्ली से निकालकर देश के गांवों तक पहुंचाना। तो पहली चुनौती का जवाब था 1985 का 52वां संशोधन। इसके जरिए 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, चुने हुए नेता अपने निजी फायदे के लिए बार बार पार्टियां न बदलें, ताकि सरकारें स्थिर रहें और अपना काम कर सकें। और ये एक जबरदस्त बदलाव था। 1989 के 61वें संशोधन ने वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए,
एक ही झटके में देश के करोड़ों नौजवानों को सरकार चुनने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। इससे हमारा लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत हुआ। अच्छा, एक मजेदार बात बताती हूँ। 71वें संशोधन ने 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, और इन्हें याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। है ना आसान? ये दिखाता है कि संविधान कैसे लगातार भारत की भाषाई विविधता को अपनाता रहा है। और दूसरी बड़ी चुनौती का जवाब वो था 73वां संशोधन। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी पहल थी। इसने सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर भारत के गांवों तक पहुंचा दिया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे ग्रामीण भारत को अपने फैसले खुद लेने का हक मिला। तो इस पूरे सफर से हम क्या समझते हैं? हम यही समझते हैं कि भारत की कहानी और उसके संविधान की कहानी, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जमींदारी लिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शासन में सुधार। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, सरकार के काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। ये सीधे सीधे गवर्नेंस की जड़ों पर असर डालते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये संशोधन सिर्फ किसी एक एरिया तक ही सीमित नहीं थे। मतलब एक तरफ शहरों को ताकत देने की बात है, तो दूसरी तरफ नेशनल कमीशंस को फिर से बनाने की। हर बदलाव का मकसद था गवर्नेंस के किसी न किसी पहलू को और बेहतर और मजबूत बनाना। आइए कुछ बड़े संशोधनों को जरा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं 1992 के 74th संशोधन से। सोचिए, इस एक बदलाव ने हमारे शहरों को कितनी ताकत दी होगी। नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज को पहली बार संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब शहरों की लोकल गवर्नेंस की नींव मजबूत हो गई। अब शहरों के विकास के फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जा सकते थे। फिर साल आया 2003 और हुआ 89th संशोधन। ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। देखिए, पहले क्या होता था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लिए एक ही नेशनल कमीशन था। इस अमेंडमेंट ने इसे 2 अलग-अलग कमीशंस में बांट दिया। मकसद बिल्कुल साफ था। दोनों समुदायों के जो अपने अपने खास मुद्दे हैं, उन पर और भी फोकस्ड तरीके से काम हो सके। अब ये जो नंबर दिख रहा है 15%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये कहानी है 2003 के 91वें संशोधन की। कहानी ये है कि इस संशोधन ने जम्बो मंत्रालयों के दौर पर रोक लगा दी। अब ये तय हो गया कि केंद्र हो या कोई राज्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लोकसभा या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने और हाँ, सरकारी खर्चे पर लगाम लगाने के लिए भी। लेकिन क्या हर संशोधन लागू हो जाता है? जरूरी नहीं। 99वें संशोधन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2014 में संसद ने ये संशोधन पास किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC बनाने के लिए। मकसद था जजों की नियुक्ति के तरीके को बदलना, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। ये केस हमें दिखाता है कि भारत में जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच पावर बैलेंस कितना जरूरी और कभी-कभी कितना नाजुक होता है। चलिए शासन से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सीधे सीधे हम सब से यानी नागरिकों से जुड़े हैं। अधिकार और पहचान। इन संशोधनों ने न सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स का दायरा बढ़ाया, बल्कि ये भी डिफाइन किया कि एक देश के तौर पर हमारी पहचान क्या है। इस दौर में 3 बहुत अहम संशोधन हुए जिनका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक, जिसने शिक्षा को हमारा मौलिक अधिकार बनाया। दूसरा, जिसने देश की भाषाई विविधता को और मजबूती दी। और तीसरा, जिसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। ये तीनों ही दिखाते हैं कि हमारा संविधान कैसे हमारी जिंदगी के हर हिस्से को टच करता है। बात करते हैं 86वें संशोधन की। इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कहना गलत नहीं होगा। इसी संशोधन ने संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा और इसके जुड़ते ही 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक फंडामेंटल राइट बन गई। सोचिए, इस एक कदम ने करोड़ों बच्चों का भविष्य बदल दिया। 22, ये है हमारे देश की 8वीं अनुसूची में शामिल आधिकारिक भाषाओं की संख्या, और ये संख्या 22 हुई 92वें संशोधन के बाद, जब इसमें 4 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं।
ये दिखाता है कि हमारा संविधान देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कितनी अहमियत देता है। तो अब हम आते हैं सबसे हाल के और शायद सबसे चर्चित संशोधनों पर। वो बदलाव जिन्होंने हमारे आज के भारत को यानी मॉडर्न इंडिया को एक नई शक्ल दी है। इन संशोधनों का असर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। एक राष्ट्र एक कर, ये स्लोगन तो हम सबने सुना है। ये पहचान है 101वें संशोधन की, जिसने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। 2016 में हुए इस बदलाव ने देश के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को ही बदल कर रख दिया और एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाल के सालों में देश के आरक्षण नीति में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे 103वें संशोधन से पहली बार आर्थिक आधार पर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत हुई। फिर 104वें संशोधन ने SC/ST आरक्षण को आगे बढ़ाया और सबसे हाल में 126वें संशोधन ने राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक दरवाजा खोला। ये जो हाल के संशोधन है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। समाज की नई ज़रूरतें, नई मांगें, चाहे वो आर्थिक न्याय की बात हो या जेंडर इक्वालिटी की, संविधान लगातार इवॉल्व हो रहा है। 104वें संशोधन को देखें तो इसके दो बड़े पहलू थे। एक तरफ इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST समुदायों के लिए आरक्षण को और 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो सीटें आरक्षित होती थीं, उस प्रावधान को खत्म कर दिया। और ये नंबर 33%, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पहचान है। 106वें संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करके इतिहास रच दिया। इसे भारत में वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। तो इतने सारे बदलावों को समझने के बाद अब हम आते हैं अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर, भविष्य का सवाल। हमने ये तो देख लिया कि संविधान कैसे और क्यों बदला, पर एक बात तो तय है, ये सफ़र अभी रुका नहीं है। ये टाइमलाइन पिछले करीब 3 दशकों के सफ़र की एक छोटी सी झलक है। 1992 के शहरी स्वशासन से लेकर 2023 के महिला आरक्षण तक हर एक पड़ाव इस बात को और पुख्ता करता है कि भारत का संविधान वाकई में एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है, कोई बंद किताब नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगला बड़ा संवैधानिक बदलाव क्या होगा? कौन सा ऐसा नया मुद्दा है जो समाज में इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे संविधान में जगह देनी पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।